वी आर डिस्कसिंग सरफेस टेंशन और उसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सेस प्रेशर। लिक्विड ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर हमने बताया था 2S/R, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम के बाद हम उसको इंडिपेंडेंटली डिराइव करके भी बता देंगे। ये देखो इस प्रॉब्लम में दिया है कि एक लिक्विड ड्रॉप है और एयर में ये कांस्टेंट स्पीड से फॉल कर रहा है, तो इसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर जो होगा ये थोड़ा चपटा होगा, है ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो सेम नहीं रहेगा। कहता है कि ऊपर वाले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 है, और नीचे वाले सरफेस के लिए क्या है, R2 है। तो R1 R2 का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक। तो वी हैव टू फाइंड क्या R1 minus R2 इज द प्रॉब्लम क्या है। ये सरफेस टेंशन S है और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है। इज इट ऑलराइट। और यहां से इस अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट इन दोनों के बीच का ये जो पॉइंट के बीच सेपरेशन है वह क्या है, H है, ठीक। इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 है, इस सरफेस के लिए क्या है, R2 है। तो R1 minus R2 हम लोग को जानना है। कैसे इसको स्टार्ट किया जाए, आप देखो एक पॉइंट यहां पर ले लो, जस्ट नीचे यहां पर पॉइंट ले लो। यहां पर प्रेशर मान लो P1 है और ऊपर प्रेशर क्या है, P0, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस सरफेस के जस्ट नीचे और जस्ट ऊपर, ठीक है ना। बताओ तो इसमें P1 और P0 पे कौन बड़ा होगा, P1 शुड बी ग्रेटर, सरफेस ऐसे है। तो एक्सिस प्रेशर यदि हम लिखेंगे तो P1 minus P0, है ना। और लिक्विड ड्रॉप के लिए 2S by रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है सरफेस के लिए, R, 2S/R हो गया। तो यहां के लिए लिखा जाए तो ये एक्सिस प्रेशर होगा P1 minus P0, P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हो जाएगा 2S/R। इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R है, राइट। अब तुम यहां पर चलो इस पॉइंट पर, यहां पर ठीक एक पॉइंट यहां ले लो और एक पॉइंट नीचे ले लो, और यहां पर प्रेशर क्या है, P2 है, और यहां पर प्रेशर क्या होगा, P0। इस सरफेस के ठीक ऊपर और ठीक नीचे, तो यहां पर प्रेशर क्या है, P0, और यहां पर प्रेशर P2। यहां पर P2 P0 से बड़ा होगा, तो एक्सिस प्रेशर हम क्या लिखेंगे, P2 minus P0, P2 minus P0 एक्सेस प्रेशर, और दैट शुड इक्वल टू 2S by, और यहां के सरफेस के लिए इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R2। दिस ड्रॉप इज फॉलिंग डाउन इन एयर विद ए कांस्टेंट स्पीड, क्या कुछ है कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, मतलब इसका मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है। नाउ हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए, एक हम करो तो इसमें इसको 1 कर दो, इसको 2 कहो, इसको 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। लेट अस सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। यदि ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये P0 तो क्या हो जाएगा, है आई P2 माइनस क्या होगा, P1 होगा, P2 minus P1, इज इट ऑलराइट। और यहां पर क्या आ जाएगा, 2S ब्रैकेट में 1/R2 minus 1/R1। से इज द स्पेस विजिबल, यस, ठीक है। P2 minus P1 ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, यस। इसको हम लिखते हैं ऐसे 2S और ये ब्रैकेट में क्या होगा, R1 minus R2 अब बाई क्या, R1 R2 अब देखो हमको चाहिए P2 minus P1 क्या होगा, और फिर R1 R2 कैसे H के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसको इस तरह से समझते हैं। देखो तो यहां पर प्रेशर क्या है, P1 है,
यहाँ पर प्रेशर क्या है, P2 है। तो P2 जो प्रेशर होगा दैट शुड बी इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। क्या यहाँ पर प्रेशर जो P2 होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या है P1, तो P1 प्लस रो जी एच। तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हम लिख सकते हैं दिस शुड बी इक्वल टू रो जी एच। ये इक्वेशन हमारा 4 हुआ और इसके लिए हम 3 लिखते हैं रिलेशन। एक बात तो हम लोगों ने सीख लिया, P2 माइनस P1 शुड बी इक्वल टू रो जी एच। अब देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1, इसका क्या है R2। तो R1 R2 लगभग इक्वल है, इक्वल नहीं है, इक्वल रहते तो डिफरेंस कैसे होता, लगभग बराबर है। और वह होना क्या चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू h by 2। क्यों, इसका रेडियस R1 और इस सरफेस का रेडियस क्या है R2। तो R1 R2 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये अप्रोक्सीमेशन लिया जाए तो क्या R1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 और शुड बी इक्वल टू h by 2। ठीक, अब तो बस लिखो देन तब हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो P2 माइनस P1 रो जी एच बाई रो जी एच। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा 2s और ये क्या है R1 माइनस R2 जो हमको जानना है, और नीचे जो R1 R2 का प्रोडक्ट है तो यह h by 2 क्या इंटू h by 2 लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं। आप बताओ तो यह क्या हो जाएगा ऊपर जाने पर, इसलिए देन R1 माइनस R2 क्या होगा, R1 माइनस R2 जो हमको चाहिए। ये देखो ये ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर रो जी एच क्यू, रो जी यह जाएगा तो एच क्यू, रो जी एच क्यू बाई यह आएगा 8 और यहाँ पर क्या है एस। नहीं ये देखो R1 R2 का जो डिफरेंस होगा यह इतना होना चाहिए। Is it alright? Yes. Rho g h q by 8 times s. I think this explanation is clear. Yes. Okay. Start. पिछले प्रॉब्लम में हमने जो रिजल्ट यूज किया है कि लिक्विड ड्रॉप के लिए जो स्फेरिकल है एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2s by r, where s is the surface tension and r is the radius of the spherical drop. लेकिन वो रिजल्ट आता कैसे है, उस चीज को कैसे हम समझ सकते हैं। देखो ये लिक्विड ड्रॉप हमने बनाया है, इट्स इज स्फेरिकल एंड इट्स रेडियस इज r, राइट। सरफेस टेंशन के लिए क्या है, लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन दिस इज इक्वल टू s। ठीक, हम ये स्फेरिकल जो ड्रॉप है उसके हाफ पोर्शन के इक्विलिब्रियम पर जरा विचार करते हैं। लेट अस कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द हाफ ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप। तो हाफ ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप को देखो यहाँ पर हमने काट कर रखा है, ये दिस पोर्शन है हाफ ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप। अब इस पर कंसीडर करेंगे कि कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक, तो देखो ये जो ये इधर वाला जो पोर्शन है ड्रॉप का, उधर वाले पोर्शन पर ऐसे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पर लगाएगा उधर की तरफ। तो सरफेस टेंशन के कारण इस हाफ ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप पर जो फोर्स एक्ट करेगा वह कितना होगा, पर ये देखते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या है, एस है, यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है। तो टुवर्ड्स राइट इस हाफ ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप पर जो फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन के कारण वह कितना होना चाहिए, फोर्स on the half of the spherical drop, a spherical drop, due to surface tension, due to surface tension. इस फोर्स को हम Fs लिखें,
तो दिस शुड बी इक्वल टू 2 पाई आर, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। आर यूनिट लाइन पर फोर्स कितना लगा सेपरेशन में, एस है, एस टाइम्स हो जाएगा क्यों, और ये फोर्स किधर रहेगा, टुवर्ड्स राइट क्या, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगा वो टुवर्ड्स राइट और इतना होगा। अच्छा, अब सेकंड जो फोर्स लग रहा है एयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर P1 है, ठीक। तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस पर एक एलिमेंट लिया एरिया का, वो ds है, ठीक। और इस पर जो प्रेशर P1 जो दिखला रहे हैं, क्या वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, ठीक, रेडियल डायरेक्शन में से है। तो बताओ तो इस पर फोर्स जो लगेगा यदि इस ds एरिया पर, वह कितना होना चाहिए, d/1 करें तो d/1 जो फोर्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू क्या, P1 into ds, ठीक। P1 यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स हो गया, दैट इज प्रेशर, एयर के कारण प्रेशर है, और ds एरिया है, तो d/1 जो इस पर फोर्स एक्ट करेगा वो P1 ds होना चाहिए। ये देखो ये जो डायरेक्शन इसका हुआ रेडियल डायरेक्शन में हुआ, ऐसे दिखलाया है। ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। इस d/1 को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल d/1 cos थीटा, और जो वर्टिकल है वो क्या है, d/1 sin, ठीक। अब इसको पूरी स्फेरिकल सरफेस के लिए इंटीग्रेट करें, है ना। तो देखो ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम d/sin थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, क्यों, कि ठीक यहां से नीचे यहां पर तुम कंसीडर करो, तो इसके कारण फोर्स आएगा ऐसे, ऐसे आएगा, फिर रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक अपवर्ड आएगा, और ये जो कंपोनेंट होगा वो d/sin थीटा के इक्वल और अपोजिट होगा। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये इसको हम केवल इतना ही कर देंगे कि ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम इंटीग्रेशन ऑफ d/sin थीटा इज इक्वल टू 0 ड्यू टू, तो ऐसा करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने बराबर हो गई फोर्स का, d/1 cos थीटा, अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ, d/1 sin थीटा। Is it all right? Yes. Is the space visible? अच्छा, हाँ, ठीक। अच्छा, अब देखो तो due to the symmetry of the problem, जैसे हमने समझाने की कोशिश की, due to the symmetry of the problem, integration d/1 sin theta will be equal to 0। कैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पर ठीक नीचे यहाँ पर जितना यहाँ पर यदि कोई एलिमेंट लिया जाए तो इसके कारण फोर्स लगेगा, उसको दिखलाओगे तो ऐसे दिखलाओगे। अब इस फोर्स को तो रिजॉल्व करोगे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा क्या इसके इक्वल और अपोजिट होगा, दे विल एनर्जी ईच अदर, पूरे को लिया जाए तो तब सर्वाइव कौन करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। इसलिए इंटीग्रेशन d/1 cos थीटा will survive, will survive। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए तो ये अब इंटीग्रेशन होगा क्या, इसलिए हम F1 लिखेंगे जो फोर्स, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन d/1 cos थीटा, ठीक है। yes. और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन P1 और ds cos थीटा, क्या तो ये P1 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, इंटीग्रेशन ds cos थीटा, ये ds cos थीटा, आप देखो यह P1 और ये पाई r स्क्वायर होगा। अब ये कैसे होगा, ये देखो इस ये जो पूरे हेमिस्फेरिकल सरफेस पर इंटीग्रेट करोगे तो ये जो ds cos थीटा है इसका प्रोजेक्शन ds का है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन
जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो सरफेस इसके एरिया के बराबर होगा। ये एरिया के साथ सर्कुलर है, वह क्या होगा पाई आर स्क्वायर। उसको यदि समझना तो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे देखो ये ऐसे हेमिस्फीयर का सरफेस हमने बना दिया है, ठीक है ना, ऐसे हेमिस्फीयर का सरफेस हमने यहाँ पर बनाया, ये देख रहे हैं नहीं, ठीक है। और इस पर ये जो यह एरिया है ये कितने के बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। और ये जो हेमिस्फेरिकल है यह एरिया कितने के बराबर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या नहीं। तो इसको यदि हमने उसको इंटीग्रेट किया तो ये जो ds cos थीटा है उसका क्या है प्रोजेक्शन, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वह पाई आर स्क्वायर इसके बराबर होगा, इस एरिया के बराबर। तो हम सीधे लिख सकते हैं क्या v1 पाई आर स्क्वायर, और ये फोर्स किधर लगेगा टुवर्ड्स राइट, दिस फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, ठीक। अब ये फोर्स और इसको कंसीडर करें जो लिक्विड की प्रेशर के कारण बाहर की तरफ लगेगा, तो लिक्विड का प्रेशर मान लो P2 है और वो बाहर की तरफ लगेगा, तो वह भी जो फोर्स आएगा इतना ही आएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली यहां पर लिख दिया जाए सिमिलरली फोर्स ऑन द ड्रॉप half drop due to liquid pressure वह फोर्स हम लिखे F2 नहीं, तो F2 विल बी इक्वल टू ये P2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और ये जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हो गए 3, एक सरफेस टेंशन के कारण लग रहा है, एक बाहर एयर के प्रेशर के कारण, और तीसरा लिक्विड के प्रेशर के कारण। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा 0। Since the drop is in equilibrium, नहीं, तब टुवर्ड्स हम लोग लेफ्ट लिखें, राइट लिखें, राइट में कितना फोर्स रहेगा बोलो तो P1 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एस, नहीं, और एक फोर्स जो इधर लग रहा है वो क्या है P2 पाई आर स्क्वायर, और नेट फोर्स हो गया कितना 0। इज इट ऑलराइट? ऐसे लिख सकते हैं। इसको रीअरेंज करते हैं तो 2 पाई आर एस लिखा जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू P2 माइनस P1, नहीं, ये पाई आर स्क्वायर, ठीक। इज इट ऑलराइट? तो पाई और पाई कैंसिल करो, आर से आर ये कैप करो, तो P2 माइनस P1 क्या है 2SR, हाँ 2S बाई आर, क्या यही कह रहे थे? यस। लिक्विड ड्रॉप के लिए है ना जो एक्सेस प्रेशर होगा P2 माइनस P1 है ना, वह क्या होगा 2S बाई आर। क्या इसी रिजल्ट को हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में यूज किया? यस। इज द डेरिवेशन क्लियर? तो लिक्विड ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर हम क्या लिखेंगे, स्फेरिकल है 2S बाई आर, S is the surface tension and R is the radius. Is it alright? Yes. Now let us discuss concept of angle of contact. इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो ये वाटर है और यह है ग्लास प्लेट है, रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट, और इसको हमने इसमें वाटर में क्या किया है डिप किया है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर नियर द सॉलिड सरफेस वाटर राइजेस अप, यहाँ पर वाटर क्या करता है थोड़ा ऊपर उठ जाता है ना,
अब यहाँ पर ये जो यहाँ तक ऐसे उठा, ये सरफेस ऐसा होगा ये, और इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट प्लेट ड्रॉ करें इस ग्लास प्लेट पर। तो ग्लास प्लेट पर टेंजेंट प्लेट ड्रॉ कर रहे हैं, वह क्या है, OP है। और एक हम टेंजेंट प्लेन ले रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो सरफेस ऑफ द लिक्विड पर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो देखो ये है, वह क्या है, ये द टेंजेंट प्लेन, ये दोनों इनसाइड द लिक्विड, दोनों के बीच जो एंगल होगा वो थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू प्लेन्स इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड। और इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन ये खड़ा होगा कि यह कैसे हम समझेंगे या एक्सप्लेन करेंगे कि इसको यहाँ पर दबाया गया तो ये राइज कर गया, और एक दूसरा सिचुएशन दिखलाते हैं, इसी ग्लास प्लेट को यदि मरकरी में हम टिप करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ये डिप्रेस्ड हो जाता है, और डिप्रेस्ड होगा तो वहां पर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा वह दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक, तो उसका भी डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इस सिचुएशन को जरा देखते हैं क्या। तो हमने क्या समझा कि इसको जब टिप किया तो नियर द सरफेस वाटर राइजेस अप, है ना, यहाँ पर O पर यहाँ पर कांटेक्ट है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया है ये सॉलिड पर यानी ग्लास प्लेट पर, और एक हमने ड्रॉ किया है किस पर, लिक्विड सरफेस पर, और लिक्विड सरफेस के भीतर इन दोनों प्लेन्स के बीच जो एंगल थीटा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यदि हम कहेंगे तो क्या समझोगे कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की मीनिंग क्या है? Is it all right? Let us consider the second situation. The same glass plate is dipped into mercury. Mercury में यदि इसको हम डिप करें तो यहाँ पर near the surface mercury surface is depressed. यहाँ पर क्या होता है, mercury surface depressed, और वाटर में क्या होता है, rising. Near the surface mercury, है ना, यहाँ पर क्या है, सरफेस इज डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड। ठीक है ना, इसको यदि डिप करोगे तो यहाँ पर राइज नहीं करता, ये डिप्रेस्ड होता है। अब यहाँ पर देखो कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर वो है, एक टेंजेंट प्लेन इसी तरह से OP हमने ड्रॉ किया, टेंजेंट प्लेन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट पर हमने टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया है, और ये OQ टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया ऑन द लिक्विड। ठीक है ना, आई दोनों प्लेन्स के बीच इनसाइड द लिक्विड जो एंगल है वो क्या है, ये थीटा। तो ये थीटा जो होगा यही क्या है, फॉर दिस ग्लास प्लेट एंड मरकरी, ये कांटेक्ट एंगल है थीटा। ये थीटा जो है कितने के, 90 से अधिक होता है, और इसके लिए ये थीटा करीब करीब 140 डिग्री आता है, 140 डिग्री, है ना, कहीं पे 136 लिखा रहता है। मरकरी और ग्लास प्लेट के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कितना, 140 आता है। तो एक 90 से कम था और इसमें क्या है, 90 से ज्यादा। क्या क्लियर है? नहीं, यदि 90 से कम होता है तो कहेंगे कि लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट कर रहा है, भिगाता है, और इसमें क्या होता है, यदि थीटा 90 से अधिक होता है तो वह लिक्विड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करता। ठीक, तो क्या यदि हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे तो मीनिंग हम समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक, दोनों सिचुएशन में देख लिया, इसमें थीटा 90 से अधिक है, उसमें क्या है, 90 से कम, 90 से कम। इज इट ऑल राइट? अब हम ये देखते हैं कि ये जो सरफेस का नेचर है यहाँ पर वो कौन डिफाइन करता है, हाउ इट इज डिटरमिन्ड, व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच डिटरमिन दैट द सरफेस विल बी डिप्रेस्ड और सरफेस विल राइज, है ना, सरफेस विल बी डिप्रेस्ड और सरफेस विल राइज अप नियर द सॉलिड सरफेस। ये कैसे डिटरमिन होगा? तो चलो हम फिर डायग्राम बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर ये वाटर है और ये क्या है,
ये क्या है? ग्लास प्लेट है, यस, ग्लास प्लेट। और मैंने इसे क्या किया था? डिप किया है। और मैंने बताया कि यहाँ पर नियर द सरफेस वाटर राइजेस अप। अब ये राइजेस अप जो मैंने कहा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस तरह समझा जा सकता है? ये राइज करेगा या डिप्रेस्ड होगा, यह कैसे डिटरमिन होगा, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं। पहला फैक्ट हम समझ लें, यहाँ पर देखो ये कंटेनर है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, वाटर है इसमें। बताओ तो वाटर का जो सरफेस होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। जो इस पर ग्रेविटेशन को एक्ट कर रहा है, रिलेटेड फोर्स तो ये है नीचे की तरफ, ये जो एक्ट कर रहा है जी, वो देखो इस सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होगा तो सरफेस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा? जीरो होगा। यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसमें यदि मान लो कि अदर देन दैट होता तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस होता, अलोंग द सरफेस होता तो इस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस होता, और कोई भी लिक्विड टेंजेंशियल स्ट्रेस को बियर नहीं करता है। इसकी प्रॉपर्टी है ए लिक्विड सरफेस कैन नॉट बियर टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये जो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सरफेस के अलोंग उसका कंपोनेंट जीरो, और तब तभी होगा जब यह क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यदि मान लो कि सरफेस इस कंटेनर को हम ऐसे ही इंक्लाइंड सरफेस पर रखेंगे तो ये जो लिक्विड का सरफेस इसमें होगा वो दूसरा शेप नहीं लेगा। देखो ये हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है ना? यहाँ पर भी फिर देखो तो mg नीचे एक्ट कर रहा है, तो mg का जो कंपोनेंट होगा, ये जो सरफेस से जो एंगल बनाएगा वो क्या है? 90 डिग्री। अगेन देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग द सरफेस। ठीक, ऐसा होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हम लोग, इस फैक्ट को हम लोग समझना चाहिए कि mg विल हैव नो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ द क्या? लिक्विड। इन द कंटेनर लिक्विड सरफेस is unable to bear या cannot bear क्या? The tangential stress। इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखें तो इसकी हर जरूरत होगा। आप देखो, अब यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ग्लास प्लेट है और मैंने कहा कि नियर द सरफेस वाटर राइजेस अप। ये कांटेक्ट पॉइंट है। यहाँ पर नियर द कांटेक्ट पॉइंट, यहाँ पर लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स पर विचार करें। लेट अस कंसीडर सम मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड और वाटर हियर नियर द कांटेक्ट पॉइंट। इस पर कौन कौन फोर्सेस लग रहा है? तो इस पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के कारण जो फोर्स लगेगा, तो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच, मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगता है। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्शन का फोर्स हमने दिखाया है Fs, है ना? या इसको क्या कहेंगे? दिस इज एडहेसिव फोर्स, राइट। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है उन पर जो ग्रेविटेशन पुल एक्ट करेगा वह क्या? Hg है, दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन। ठीक, और इसके बाद मॉलिक्यूल्स के जो यहाँ पर नजदीक में जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, वाटर के मॉलिक्यूल्स से यहाँ पर छेद किया है, और जो मॉलिक्यूल्स उसके नियर बाई हैं उनके कारण जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पर, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के कारण ही जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वह है Fn। इसको हम क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स। तीन फोर्सेस लग गए। अब इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वह ऐसा होना चाहिए जो लिक्विड के सरफेस से क्या हो? परपेंडिकुलर। तो ये Fs, Fg और Fn, ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है? F। और ये कैसे होना चाहिए? दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट को तुम टेंजेंट डालो लिक्विड सरफेस पर, तो जो टेंजेंट हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, तो ये जो रिजल्टेंट है ये कितना एंगल बना रहा है? 90। यदि ऐसा नहीं होता तो रिजल्टेंट फोर्स का उसके अलावा कंपोनेंट मिलता, और कंपोनेंट मिलता तो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता, और टेंजेंशियल स्ट्रेस होता तो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, वो उसको बियर ही नहीं कर सकता है। ठीक, तो यह राइज करेगा, यह डिटरमिन कौन किया? द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ Fs, Fn एंड Fg। ठीक है, Fs क्या है? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के कारण लगने वाला फोर्स है, दैट इज एडहेसिव फोर्स। और Fn क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से काढ़े लगने वाला फोर्स है, दैट इज द कोहेसिव फोर्स। और उसके बाद Fg, दैट इज द ग्रेविटेशन। एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस two forces is F, and that must be perpendicular to the surface। तो सरफेस पे यहाँ पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है यहाँ पर इस कांटेक्ट पॉइंट पर, तो ये जो होना चाहिए उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यही डिटरमिन करेगा कि दैट विल राइज और दैट विल बी डिप्रेस।
डिप्रेस्ड। तो राइज किया है तो फोर्सेस को हमने दिखाया, जब मरकरी में उसको डिप करते हैं तो डिप्रेस्ड हो जाता है, जरा उसके फोर्सेस को भी यहाँ पर हम दिखा देते हैं, राइट। कंसीडर द सेकंड सिचुएशन, ये मरकरी है, मरकरी में हमने ग्लास प्लेट को क्या किया है, डिप किया है, और उसमें हमने क्या पाया था, नियर द प्लेट मरकरी डिप्रेस्ड। सिमिलरली हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट के पास मरकरी के कुछ मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया है। इस पर फिर मैंने 3 फोर्सेस दिखाए हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है Fs है, दैट इज द एडहेसिव फोर्स। जो ग्रेविटेशनल पुल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा Hg है, और अदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके कारण ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के कारण जिसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे वो ऐसे रहता है, और Fs Fg और Fn का जो रिजल्टेंट है वो फोर्स देखो ऐसे करता है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसा होना चाहिए, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पर लिक्विड सरफेस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है ना। जब ऐसा होगा तो इस सरफेस के अलॉन्ग इसका कोई कंपोनेंट अब होना नहीं चाहिए, यदि वो इक्विलिब्रियम में है। क्यों कि यदि होगा तो वैसी स्थिति में देयर विल बी टेंजेंशियल स्ट्रेस और लिक्विड सरफेस कैन नॉट बी अ टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो वो डिप्रेस्ड होगा या राइज करेगा, ये कैसे डिटरमिन होगा, that will be determined by the resultant of these 3 forces. I think this explanation is clear. That's all for today. Thank you.